हाँ बच्चों क्या करना है? कहाँ से स्टार्ट करें? टीए चार्ज एक्सरसाइज 0 का क्वेश्चन P1 में था और एक P से हो गया। अच्छा दूसरे से किया था P वाले मेथड से कोई मिक्सचर वाला अब जो बताओ मैंने कहा था कि दोनों से करना है P वाले से भी और PV से भी उससे हुआ कि PV से तो एक बार इक्वेशन थी दोबारा ध्यान से चेक करो बस अच्छा एक बार देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ इसमें दोनों इक्वेशंस जो हैं एक तो नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करके जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P1 V1 by RT1 plus P2 V2 by RT2 इक्वल टू बाद में क्या बनेगी P V1 plus V2 by RT तो ये बनेगी ठीक है। दूसरी हमें बनानी थी इंटरनल एनर्जी कंजर्व करने वाली तो इंटरनल एनर्जी वाली देखो अगर मैं पहले इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ
तो सी जो मैं आपको कह रहा था कि आप एक तो सारा कुछ टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो और एक पीवी में। इंटरनल एनर्जी को आप लिखोगे कैसे? 3/2 N1 RT1 लिखोगे प्लस 5/2 N2 RT2 इज इक्वल टू बाद में 3/2 N1 प्लस 5/2 N2 RT। तो इससे क्या हुआ कि इस अब अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि N1 N2 तो नहीं हमारे पास। N1 N2 को क्या करोगे? N1 N2 को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ। तो अगर आप वो यूज करते हो, अगर आपने N1 को क्या पुट, N1 R को क्या पुट कर सकते हो? N1 R is P1 या ये सीधा ही हो जाएगा N1 R T1 ये P2 P2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ N1 R सब्स्टिट्यूट होगा। तो इससे सीधा आपका टेम्परेचर निकलना in terms of P1 V1 and P1। ठीक है। और अगर टेम्परेचर आ गया तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। एक्चुअली दोनों मेथड एक ही हो गए क्योंकि फाइनली तो आपको पुट ही करना पड़ता है पीवी को ठीक है। दो मेथड मतलब मैंने कहा था, मैंने कल इस तरह बोला था ना कि इसको आप मैंने कहा था कि एक बार तो टी की फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करो और दूसरा पीवी में कन्वर्ट कर दो उसको। तो वो सारी कंप्लीटली पीवी में तो नहीं होगी, टी तो फंसेगा ही। पहले आपका टी सॉल्व होगा। कल आपने लिखा था v/2 p v1 इस साइड को एक बार देख लेते हैं। इस साइड को आप क्या सीधा लिख सकते हैं हम, तो देखो ये तो टेम्परेचर की टर्म्स में हो गया। क्या हम राइट हैंड साइड को प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकते हैं? अच्छा कहीं शायद मैंने तब एक चीज मैं समझ रहा हूँ जो मतलब ना लिखी गई हो। बेसिकली आपको लिखना तो ये था बाद में 3/2 N1 RT है ना। अब इसको पीवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे एक बार सोचो। एक तो ओरिजिनल में हो गया, फाइनल में कुछ लिख सकते हैं इसको, फाइनल पी और फाइनल वी की टर्म्स में। हाँ N2 तो आएगा, N2 तो आ जाएगा। बट एक बार बताओ ये सोचे कि लिखना कैसे है। मैंने कल जो लिखा था शायद कल जो हुआ था वो ये हुआ था कि हम इसको लिख रहे थे एज पीवी, तो मैंने राइट हैंड साइड को भी सीधा पीवी लिख दिया था ना, वो नहीं लिख सकते। हमें राइट हैंड साइड को कैसे लिखना पड़ेगा? मतलब आप इसको यू कैन नॉट राइट इट एज फाइनल प्रेशर टू फाइनल वॉल्यूम, राइट? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मतलब टोटल मोल्स होने। क्या बात समझ आ गई बच्चों? तो अब ये क्लियर हो गया तो कैसे सॉल्व होगा? आप लोगों ने कैसे किया था सॉल्व किया यही चीज। ये जो ये पार्ट सबने कर लिया था।
दिखाओ मुझे। लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे। अब मैं आगे डाउट कर वो वाला क्वेश्चन है। लेकिन चलो बात करो। चलो बात करो। अभी करो, चलो बात करो। एंगल से करो। देखो एक बार बोलूंगा, नहीं आओगे मैंने टाइम चेंज कर देना, तुम्हें पता है। फटाफट आ जाओ बस, नहीं आना तो कल से फिर दूसरे क्लास में। चलो आ जाओ। हमारी मम्मी तो आज ही कह रही थी कि पढ़ना है।
ऑनलाइन करो तो थर्सडे बाद हाँ भाई सर 2 मिनट ऑनलाइन वालों बच तो गई हो, सच सच बताओ किसने किया है काम, किसने नहीं किया। हाँ ऐसा करो, फोटो भेजो मुझे ऑनलाइन वालों, व्हाट्सएप करो। हाँ, अभी तक एक मेरे पास, जल्दी भेजो। चलो ये अगर मेरा जल्दी, चलो चलो बताओ, खाली किया अभी तक नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है, ठीक है। कल शाम को क्वेश्चन किया हो और आज तक पता ही नहीं चल रहा। कल सुबह कैसे किया होगा, शाम को तो बोला मैंने करने को, पहले ही कर लिया था। नहीं हुआ ना ये,
चल नहीं फिर डाउट नहीं तो जो 7th current diameter is this much contains air. तो यहाँ पे एयर है जैसे मैं आपको कह रहा था राइट और टेम्परेचर का इन इक्विलिब्रियम जिस पर को टेम्परेचर बढ़ाया ठीक है फाइंड द हाइट HF of the piston ग्रेजुअली से क्या चल रहा है धीरे धीरे मतलब क्या कौन सी के बारे में आप कमेंट कर सकते हो मतलब ठीक है कि स्लो कर रहे हैं अभी स्पीड नेग्लिजिबल है तो उससे क्या पता चला हाउ विल यू इंश्योर कि स्पीड नेग्लिजिबल है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं नेग्लिजिबल रखनी है तो क्या करना पड़ेगा जो प्लेटफॉर्म है वो होनी चाहिए अगर जो प्रेशर है एयर का जितना पहले अदर वर्ड्स एक तो बारिश तो प्रेशर न्यू वॉल उस न्यू से आपके पास नई हाइट धीरे आपको से हो गए पी नॉट लग रहा है mg एयर का प्रेशर धीरे धीरे तभी पॉसिबल होगा नीचे से जो आपकी ऊपर ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो चला कि रेट्स ऐड कर दिए कि उसी तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ये पता गया फिर आपको पता है कि उस नए प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एडिशनल मास कितना रखना ये जो है कि क्वेश्चंस को टाइप को पता है वो आइडेंटिफाई कर हम कुछ पढ़ेंगे और भी टाइप कैसे बच्चों आप बताना मुझे अनम्यूट करके नहीं है cover for help this
ऑल राइट। Ninth, that basically. एट्थ भी डाउट है। हुई है एक्चुअली अगर एक्टर है बैलेंस हो जाएंगे, तभी यहाँ भी नॉट नॉट आपका टेम्परेचर तो वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि वायर से अटैच्ड है, तो प्रेशर आपका डबल हो गया, तो फोर्स बैलेंस यहाँ बीच हाँ भाई हाँ समझा रहा हूँ, चलो बाहर। मुकेश सर का क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन एक बार दोबारा समझो। ये दो पिस्टन्स हैं, देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि टू फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स। ये क्यों लिखा है कि भाई पिस्टन को और कोई फोर्स नहीं है जो उसको रोक सकती हो, ठीक है ना, और बस उन दो पिस्टन्स को वायर से जोड़ा हुआ है, और उन दोनों पिस्टन्स की जो बीच वाली जगह है ये वाली, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। तो अब क्योंकि वो वायर से अटैच्ड है और स्टील वायर है, अब आप अगर अंदर वाला टेम्परेचर बढ़ाओगे भी तो इन पे धक्का लगेगा, जहां सारे बैठे हुए ना पूछ लो उनसे, उनके पास बैठे, इन दोनों पिस्टन्स पे धक्का लगेगा, लेकिन वो स्टिल मूव नहीं कर पाएंगे वायर के कारण, विच मीन्स क्या होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो प्रेशर डबल हो गया। अब प्रेशर आपको पता चल गया डबल हो गया, तो अब आप किसी भी एक पिस्टन का एफबीडी बना लो, तो उससे आपके पास टेंशन निकल आएगी, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन, आइडियल गैस। तो बच्चों क्या होता है ना कि ये जो केटीजी थर्मो के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जनरली ना जो लेंथ ऑफ क्वेश्चन इज बिग, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग है, स्लो है फास्ट है, ठीक है, यही जैसे ऊपर लिखा हुआ था फ्रिक्शनलेस, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आइडियल गैस, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, एरिया दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेसल को बड़े चैम्बर में रख दिया, प्रेशर बता दिया, length of the gas column is this much, chamber is now completely evacuated by an exhaust pump, what will be the length of gas column, assume the temperature to remain constant। तो देखो है क्या, मतलब है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन है बहुत सारी जिसको आपने एक जगह पे प्रोसेस करना है। तो मतलब क्या हो रहा है ना, जैसे एकदम फिगर देखोगे तो आपको पहले उसमें तो समझ ही नहीं आएगा कि
इससे पहले भी हुआ था ना ये कि भाई अब देखो, सबसे पहले हमें इस 7th क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हुई थी, एकदम पढ़ के लगा था यहाँ वाटर है, राइट। फिर 8th में भी कंफ्यूजन हुई कि गैस है कहाँ पे। अब यहाँ पे भी ऐसे हम एकदम फिगर देखते हैं तो माइंड में नहीं आता गैस, मतलब ये पूरे कंटेनर में भी हो सकती है, ये बीच वाले रीजन में भी हो सकती है, मतलब पूरी जब हमने पढ़ ली बात तो समझ आ रहा है कि गैस है कहाँ पे, जो बीच वाला रीजन है यहाँ पे, राइट। इस गैस के ऊपर हमने एक पिस्टन रखा हुआ है जिसका एरिया दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है। आपको इस गैस के बाहर बता दिया कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है जी। आपको इस गैस कॉलम की लेंथ बताई हुई है, आपको ये बता दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले तो क्या आप इसका इनिशियल प्रेशर निकाल सकते हो? कैसे? एफबीडी ऑफ पिस्टन। तो जब आप पिस्टन का एफबीडी बनाओगे तो क्लियरली जो गैस है उसका प्रेशर क्या होगा? P0 प्लस mg बाय, राइट। तो आपको इनिशियल प्रेशर पता चल गया है। आपको एरिया भी दिया हुआ है, तो आपको गैस का इनिशियल वॉल्यूम भी पता है। जो पिस्टन का एरिया होगा वही गैस का एरिया भी होगा, तो आपको गैस का इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल पिस्टन है इसका एफबीडी बनाओ, इस पे कौन सी फोर्सेस आएंगी? ऊपर से P0 है, एक mg नीचे को, एक जो गैस है उसका प्रेशर ऊपर को P है, तो आपका क्या बन गया? PA इक्वल टू P0 A प्लस mg, राइट। अब आपको कहा कि आप ऊपर वाली सारी गैस हटा दी, मतलब ऊपर जो प्रेशर P0 है उसको P0 की जगह 0 कर दिया, तो क्या अब आप बच्चों नया प्रेशर बता सकते हो गैस को? बता सकते हो। क्या बचेगा? mg बाय। आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या करना है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, उससे बस वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिखो, उससे आपके पास नई लेंथ आ जाएगी। क्लियर ऑल? इलेवेंथ किस किस का हो गया था बच्चों? Glass tube sealed at both ends, 100 centimeter long, horizontally, middle mercury. The two ends of the tube contain air at this much. Air column at one side is maintained at 0, other side is maintained at 127. Calculate the length of air column on the fuller side. Neglect changes in volume of mercury in gas. ये बीच में 10 सेंटीमीटर में मर्करी है, दोनों तरफ 45 सेंटीमीटर लेंथ की एयर होगी बच्चों। The two ends of the tube contain air at अच्छा, ये आपको बच्चों इनिशियल बताया हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर इतना है, इनिशियल प्रेशर इतना है, ठीक है। और आप बच्चों इन अ वे उसका इनिशियल वॉल्यूम भी लिख सकते हो, कुछ भी एरिया ए मान के। आपको ये जो एयर कॉलम है उसका इनिशियल प्रेशर पता है, उसका इनिशियल टेम्परेचर पता है, और उसका इनिशियल वॉल्यूम यू कैन राइट एज सम एरिया ए इनटू 45, करेक्ट। अब क्या हुआ, आपको कहा कि एक साइड पे टेम्परेचर हमने 0 कर दिया और एक साइड पे कर दिया 127। अब बच्चों देखो होगा क्या, एक बात समझो। अगेन इक्विलिब्रियम से सोचो, व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स? दोनों साइड पे प्रेशर सेम होना चाहिए ना, तभी जो मर्करी कॉलम है वो रेस्ट पे रहेगा। फाइनली जब आपने क्या किया, आपने दोनों साइड पे टेम्परेचर चेंज करना शुरू किया, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होने से मर्करी कॉलम मूव करेगा, है ना, उसके दोनों तरफ से धक्का लगेगा तो वो किसी तरफ को मूव करेगा। बट फाइनली जाके अगर वो रेस्ट पे आ रहा है
तो वो तभी पॉसिबल होगा ना अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने बस देखो जो एयर लेफ्ट साइड पे ट्रैप्ड है वो लेफ्ट पे ही है, जो राइट पे ट्रैप्ड है वो राइट पे। तो आप क्या करोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करोगे, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। V नया कैसे लिखोगे आप सिर्फ ये कह सकते हो कि मतलब एक की लेंथ अगर L मान लेंगे हम, तो दूसरे की 90 माइनस L हो जाएगी, ठीक है ना। तो V नया लिखा जा सकता है, T पता ही है आपको, और जो P2 है बेसिकली वो लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए सेम है। तो उसको जब आप इक्वेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेट ऑल, आगे बच्चों सेम सिचुएशन, पहले वर्टिकल में, अब आपने उसको ऐसे टिल्ट कर दिया 60 डिग्री से, लाइक दिस। तो मर्करी की लेंथ तो सेम ही रहेगी जो 20 है, एयर कॉलम की लेंथ मान लो x है। क्या 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 फिर बोलो। जैसे हमारे पास एक ऐसे ट्यूब पड़ी है, उसकी मर्करी हम जहाँ तक है, तो हम लोग ऐसे ट्यूब करेंगे, वो ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी? मैंने तो यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम कंजर्वेशन से कहा है, जो मर्करी की लेंथ है अगर 20 सेंटीमीटर है, वो तो बाद में स्लांट में भी तो 20 रहेगी, मर्करी कम ज्यादा थोड़ी हो सकती है। ये हाइट बढ़ती है या फिर ऐसे हाइट? स्लांट हाइट, ये कैसे चेंज हो सकती है? आपने मर्करी कोई डाली या निकाली थोड़ी है उसमें से, जो ट्यूब के अंदर मर्करी का वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट ही रहना ना। वहां तो आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मर्करी है, आप शायद उससे कंफ्यूज कर रहे हो। वहां तो मर्करी कम ज्यादा हो सकती है ना नीचे कंटेनर से। क्या एयर का तो हम वो वेरिएशन लेते ही नहीं है ना, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। इस एयर के अंदर हमें वो वेरिएशन थोड़ी लगानी है, प्रेशर वेरिएशन कोई, जो मुझे हाइट सेम करनी पड़े। या तो मुझे सीधा ये करना है, ये ऐसे, ये नई सिचुएशन बन गई, ठीक है। अब ये नई सिचुएशन बनने से क्या हुआ, अब आप बच्चों जो मतलब कैच पॉइंट था, अब आप इस वाली एयर का प्रेशर कैसे बताओगे? 60 कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ 60 टिल्ट किया। अब आपको मतलब जो प्रेशर है वो तो वर्टिकल में वेरी करता है ना, तो ये जो ब्लू पॉइंट है इसका प्रेशर कैसे आएगा, P0 प्लस रो जी मर्करी की वर्टिकल हाइट जो भी बनेगी 20 cos 60, तो 10 बन गई। तो जो फर्क पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है कि जो पहले एयर थी उसका प्रेशर P0 प्लस रो जी 20 था, बाद में जो एयर है उसका प्रेशर P0 प्लस रो जी 10 है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्या पूछ रहे हो कि 11th क्वेश्चन में प्रेशर सेम क्यों होगा दोनों साइड? देखो अगर ऐसे ग्लास ट्यूब है उसके बीच में मर्करी है, ठीक है, तो
जो फाइनल या इक्विलिब्रियम कह लो, वो तभी आएगा ना अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा। अगर प्रेशर डिफरेंट होगा फिर तो मर्करी मूव करती रहेगी। अगर मर्करी मूव करेगी तो क्या होगा, वो फिर से वॉल्यूम में चेंज लाएगी, तो फिर से कुछ ना कुछ प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो जो स्टेडी स्टेट आएगी जब मर्करी, मतलब जब सारे प्रेशर्स कांस्टेंट हो जाएंगे, वो तभी पॉसिबल है जब मर्करी रेस्ट पे आ जाए, मतलब दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाए। आगे body explanation. हम्म, So 13 में ना x y is equal to constant एक hyperbola x into y minus 1 is equal to constant कौन hyperbola का है? वो भी हाँ तो बोले 13 क्वेश्चन बच्चों, आपको जो वेरिएशन दी हुई है अच्छा तो ठीक है, मतलब पीवी का ग्राफ बताना है, टीवी का ग्राफ दिया हुआ है ना। Yes. तो Right equation है। तो जो सेफेस्ट मेथड होता है, क्या करो लाइन की इक्वेशन लिख लो, ठीक है, लाइन की इक्वेशन को पीवी में कन्वर्ट कर लो, वो तो है सेफेस्ट मेथड। लेट्स सी कोई शॉर्टकट मेथड पॉसिबल है, जस्ट चेक कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक बच्चों जो ब्रॉड चेक हम कर सकते हैं, हमें क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, तो P इक्वल टू nRT बाय V से क्या कह सकते हैं हम, कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि P ऊपर है V नीचे है, तो हम सीधा नहीं कमेंट कर पा रहे, तो वो उसके लिए तो एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो इस केस में तो there is no other way, you have to write the expression. ऐसे कर सकते हैं p minus p naught is equal to b minus v naught. P minus p naught वैसे p naught को इनिशियल ले लिया हाँ और फाइनल p है हाँ p naught इनिशियल ले लिया फाइनल हाँ और p में जो हमारा p है p minus p naught है उसमें p is equal to हाँ वही मतलब कि आपको फाइनली तो एक्सप्रेशन लिख के कन्वर्ट किया ना। क्लियर बच्चों, यहाँ पे जैसे एक बात जो आप सीधा देख के बच्चों बता सकते हो कि मान लो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही होती, फिर क्या होता, मान लो मतलब इट्स नॉट कि पास कर रही है, मतलब उसके अलोंग है, हाँ फिर प्रेशर कांस्टेंट ही आ जाएगा। क्यों, T बाय V कांस्टेंट आ गया, अगर T बाय V कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट, तो फिर पक्का पता था कि ग्राफ कौन सा आएगा, वो जो आखिरी वाला था D, है ना। जैसे इस तरह से दिया होता है, जैसे C में दिया हुआ, ऐसे दिया होता है कई बार कि मतलब उस लाइन के अलोंग है। क्लियर बच्चों, आगे 14 टू आइडियल गैसेस, उनके मासेस दिए हुए हैं, मासेस इक्वल है, fixed partition P, other moving partition S which can move freely, the angle alpha as shown in the figure. ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा बच्चों, सी अगर आपको पॉइंट S इक्विलिब्रियम में क्या होगा, S रेस्ट पे होगा, S रेस्ट पे कब होगा, अगर दोनों साइड पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो बच्चों हो क्या रहा है, आप समझो कि अगर हम इसका कुछ भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लें, तो कैपिटल A, तो अगर जैसे जो राइट साइड पे गैस है जहां M2 लिखा हुआ है, उसका वॉल्यूम आप कैसे लिखोगे, एरिया A इंटू उसकी लेंथ, लेंथ क्या हो गई R अल्फा। सिमिलरली जो दूसरी साइड वाली गैस है उसका वॉल्यूम कैसे लिखोगे, एरिया A इंटू उसकी लेंथ, वो क्या हो गई 2 पाई, वही मतलब 2 पाई माइनस अल्फा इंटू R हो जाएगी इंटू A। तो आपके पास आप दोनों गैसेस के वॉल्यूम्स लिख सकते हो,
ठीक है, आपको दोनों गैसेस का मास का है कि सेम है, उसको कुछ भी स्मॉल m मान के आप नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो, स्मॉल m बाय कैपिटल M करके। तो मतलब इन अ वे आपके पास दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हो कि दोनों तरफ टेम्परेचर सेम होगा? क्यों? कंडक्टिंग पिस्टन, कंडक्टिंग है तो मतलब हीट एक्सचेंज हो सकती है, तो मतलब फाइनली तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जो ये दो गैसेस हैं, हमें ये पता है कि उनका प्रेशर सेम होना है और उनका टेम्परेचर सेम होना है। आपके पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं। वॉल्यूम्स आप कैसे लिख दोगे? हमने जैसे अभी बात की, एरिया इंटू लेंथ, उससे आंसर बन जाएगा। क्लियर? सर जैसे इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो 180 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 65 50 आंसर आ रहा है। सर डायग्राम में वो 180 से ज्यादा दिखा सकते हैं। ठीक है, जनरल दिया हुआ है तो अपने आप। आगे बचो। बी पार्ट चलो, हाँ उसी फॉर्म से लेके आता हूँ। P इक्वल टू P नॉट ई रेस टू पावर माइनस बीटा, V को मान लो मैं लिख देता हूँ एज एन आर टी बाई एन वन का 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलो n इज 1, हो सकता है डिफरेंशिएशन में अटक जाए, तो चेक करते हैं। आपको कहा है कि चलो बाकी तो कांस्टेंट्स है। आपको कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करना, तो क्या कंडीशन लगाई जाए? dt बाय dp को 0 करना है हमें, है ना? तो let's differentiate both sides with respect to p, टेम्परेचर मैक्सिमम, तो उसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू p। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना, 1 इज इक्वल टू p नॉट e रेस टू पावर माइनस बीटा आर टी बाय p इंटू d बाय dt ऑफ माइनस बीटा आर टी बाय p, dp, हाँ। तो 1, मैं समझ रहा हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आई होगी, वो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड बन गई, वो आगे सॉल्व भी नहीं हो रही होगी। बीटा आर, अब t बाय p की डिफरेंशिएशन करनी है हमें, तो ये बना p dt बाय dp माइनस p होल अपॉन p स्क्वायर, करेक्ट। तो चलो ये टर्म तो 0 बन गई, तो यस इससे आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों? आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरह की बन रही है जिसमें
लीनियर टर्म्स भी हैं और एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी हैं, मतलब t by p into e raised to power something में भी वही टर्म्स इक्वल टू 0 बन जाएगा, जिसको आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, इसके मतलब ग्राफिकल मेथड्स होते हैं। सर मैंने कह दिया पीवी का एक्सप्रेशन दे दिया। हाँ नहीं, वो तो वही है कि इस मेथड से नहीं ये सॉल्व होता। अगर आप यहाँ पे v को सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो दूसरा तरीका क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो p है उसको आप लिख दो इन टर्म्स ऑफ t। ये क्या किया यहाँ पे, ये प्रोडक्ट रूल लगाया, तो प्रोडक्ट रूल में कुछ इसके आगे फर्दर डेरिवेटिव दिखाएगा इनटू डी बाई डी टी ऑफ ये वाला चीज, डी बाई डी टी या डी। तो 1/p0 तो आएगा ना एक और जो उसका कोफिशिएंट है चेन रूल। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका है कि जैसे एक हमने बात की वो हो गया। तीसरा तरीका है वही कि मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करना था किसी तरीके से, वो ये है कि अगर आप इसमें लॉग ले लो दोनों साइड्स और फिर डिफरेंशिएट करके इस एक्सप्रेशन को 0 पुट कर दो dt by dt। तो बात तो वही है सारी कि आपको किसी तरह से डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना है। अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैथमेटिकली व्हाट इज द बेस्ट वे जिससे हम सॉल्व कर पाए। उसमें भी यही करना है, t को v की टर्म्स में पुट कर दो, t और v की टर्म्स में, और फिर dt by dv को 0 कर दो। आ रहा है उससे बच्चों? आ जाएगा, दिखाना मुझे। डिफरेंशिएशन में गलती की होगी। आगे बच्चों, जीरो डिग्री मतलब आपको उससे क्या करना है, दिया हुआ है। हाँ? गैस थर्मोमीटर है वो। बस वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर दिया हुआ है तो कंटेनर में वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, तो p by t कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, डन। पूछ लो, एक दो बचे हैं वो भी पूछ ही लो। किसका? ट्वेल्व पॉइंट टू आ रहा है, सबका आ रहा है। क्या आंसर दिया हुआ बच्चे? बी। सर उन्होंने जी को डिफरेंट
वही देख रहा था मैं, कहीं जी का तो नहीं चक्कर। चलो एनीवेज, ये G10 लेके आया आंसर। हाँ हो सकता है। आगे क्या कर रहे थे? 90 सेंटीमीटर ट्यूब, देखो चलो हाँ जैसे भी।
समझ नहीं आ रहा जैसे टाइम है जैसे कि वो कंडक्टिंग है नहीं ठीक है, मतलब लगता है टाइम। मुश्किल लग रही है डिफरेंट वैरायटी है ना ऑल टुगेदर। समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा जो सर डिस्कस किए हुए उसकी परसेंटेज ज्यादा 12 से डिस्कस किए हुए। अच्छा 8 ही है, फिर तो ठीक है यार, फिर तो बहुत बढ़िया। क्या बीसीडी वैसे ही है, ठीक है। बेसिकली क्या लंच नहीं हुए? कैसे कर रहे हैं, बहुत फिक्स है, मतलब फ्लूइड्स नहीं अच्छा लगता किसी को। हाँ नहीं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको लग रहा है नहीं हो, आपने तब कर लिया ना प्रैक्टिस, इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, बस ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। नहीं इतना वैसा नहीं है, ऐसे आप नहीं है कि खुद थॉट को पहले ही वो इसमें क्योंकि इसमें इसमें की कोई क्वेश्चन कौन सी टेक्निक यही वर्ड पढ़ोगे, पिस्टन है, कंटेनर है, उसको बस कैसे किया या वैसे किया। ओके 19 मीटर बकरी देखो सिचुएशन है, उसमें ऐसा है कि ऐसे आपने ट्यूब डाली, जिसमें एयर ट्रैप ऊपर, तो आप एयर पता चल गई ना कितनी है, 15.5, ये 74, इसका पी की प्रेशर पी प्लस वो जी 4.5 बी जो कि 7 जी टेम्परेचर दिया है, अब 25 डे टेम्परेचर फॉर द ट्रू प्रेशर का प्रेशर भाई यार, पहले प्रेशर बाद प्रेशर कैसे निकलेगा? आपको इसे प्रेशर 25 अब माइनर के नया वॉल्यूम तो बना एयर का, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो क्या करना है, नंबर ऑफ पीवी बाय टी, P1 V1 by T1 is equal to P2 by T2, पुट करोगे तो प्रेशर आ जाएगा P डैश, उसको यहाँ पुट करोगे P डैश प्लस रो जी 70,
इसमें ये मेरे बच्चों की सेम करती है। तो तुम्हारे जरूर ट्राई कहाँ तक कर लिया था हमने? एच में तो कुछ नहीं है। मुझे एक बार मैं बस को लेकर आ रहा हूँ बच्चों को। आप ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें ना आपने कंडीशन जो लगानी है, देखो कॉलेस का क्या मीनिंग होता है? सोप बबल्स आपस में जुड़ गए, कंबाइन कर गए, ठीक है, दो बबल्स कंबाइन करके एक सिंगल बबल बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो हम इसमें ये मानते हैं कि कंबाइन करके जब मतलब कि कोई एयर लीक नहीं की बाहर, तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। सो ट्राई टू अप्लाई द इक्वेशन कि मतलब मोल्स कंजर्व करो, P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2, वो कंडीशन लगाओ एंड कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म। जो मतलब जैसे क्या है ना, आप ये मानो कि एक का सोप बबल का रेडियस R1 मानो, दूसरे का R2 मानो, और जो फाइनल बना उसका R मान लो, ठीक है। तो V कैसे लिखोगे? 4/3 pi r क्यूब माइनस 4/3 pi r1 क्यूब माइनस 4/3 pi r2 क्यूब। ऐसे ही S लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो सोप बबल बनेगा उसके अंदर प्रेशर क्या होगा? जो P लिखना है, तो बबल के अंदर वाला प्रेशर क्या होगा? P0 प्लस 4s by r। प्रेशर को उस फॉर्म में लिखो, फिर ट्राई करो, देखो आ जाएगा आंसर।
हाँ जी, लगा बच्चों उसका आइडिया? नहीं, किस चीज का फॉर्मूला नहीं आता? वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता? सब कुछ तो बता दिया मैंने प्रेशर का टर्म बता दिया आपको, मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया था कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन बता दी कि अब क्या बताऊं, डिवाइड करना। हाँ भी, देखो सी, आपको कहा है कि ये दो बबल मिलके एक बड़ा बबल बना रहे हैं, ठीक है?
ऐसे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो एक्सप्रेशंस लिख सकते हो कि v क्या बन गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेन्ड एयर। तो v आपका बन गया 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब माइनस r क्यूब। बताओ पहले एयर कितने वॉल्यूम में थी, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस जितनी बाद में हुई 4/3 पाई r क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपका v। s इज द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। ये क्या बन गया, 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। टोटल क्या, हाँ कोई बात नहीं, ऐसा लिख लो चाहे वैसा लिख लो, एक ही बात, बस सारे एक ही मतलब फॉर्म में लिखो। T is the surface tension, ठीक है, P naught is atmospheric pressure। नहीं, वो तो हमारा वो होता है जब वो तब होता है अगर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर हो, ऐसे लिखो। ये तो हमने वो बनाया हुआ है सरफेस एनर्जी के फॉर्मूला में, यहाँ तो ये नॉर्मल सरफेस एरिया ही है, ठीक है जी। अब क्या करना है, मैंने आपको कहा कि हमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करने हैं, तो वो कैसे होगा, P1 V1 by T1, don't confuse T with surface tension, this is temperature, plus P2 V2 by T2 is equal to PV by T। now what चाहिए, V को B डैश कर देता हूँ मैं, क्योंकि V तो वो वाला एक्सप्रेशन है हमारा। what is P1, P naught plus T by R1, ऐसे ही P naught, और ऐसे ही आप P को भी लिख सकते हो। तो जब आप ये तीनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों एक्सप्रेशंस को, तो अपने आप जो आपका रिलेशन बनेगा ना, उसके अंदर ऐसी टर्म्स बन जाएंगी जिसके अंदर सीधा सीधा v सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सीधा सीधा s हो जाएगा, t बचेगा। अच्छा एक चीज और है जो एक, अच्छा ठीक है, ये वाला t तो मैं टेम्परेचर सोचता था, ये तो सरफेस टेंशन वाला, तो आपका सारा कुछ इन तीन वेरिएबल्स की टर्म्स में बन जाएगा। नहीं वही मुझे लगा था पढ़ के एकदम, कहीं हमें वो कंडीशन यूज नहीं करनी, टेम्परेचर कांस्टेंट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से ये एक इक्वेशन से काम बन जाएगा आपका। हाँ जी, आया समझ। नहीं हो चाहे ना हो, हमें जरूरत नहीं पड़ रही उसकी, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्या, कौन सा टी, अच्छा राइट, मतलब ये टेम्परेचर हम मान रहे हैं कि सारा कुछ सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो ये टी तो सीधा ही कट गया, अदरवाइज तो टी फंसा रहेगा। मतलब केस टू केस, मतलब नहीं, क्या होता है कि सरफेस टेंशन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हमने लिखा भी हुआ है। हाँ तो वही होगी, सरफेस टेंशन तो इसलिए डिपेंड करती है मटेरियल पे, कौन से दो मटेरियल है एंड टेम्परेचर। तो आगे समझिए, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बात, ठीक है। जैसे जैसे रेडियस बड़ा होता जा रहा है, एक्सेस प्रेशर छोटा होता जा रहा है। नहीं, छोटे में रेडियस छोटा है तो एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। स्टार्टिंग से हमने इनिशियल फाइनल तक सेम वॉल्यूम तक बुलाया दोनों को।
नहीं नहीं, मैंने ये केस कहा था आपको कि आप एक बलून में जब हवा ब्लो कर रहे हो तो शुरू में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कंपेयर टू बाद में। उसका रीजन ये है कि शुरू में एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। बाद में कम होगा। चलो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।